पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, मेलिसोपेलिनोलॉजी। मेलिसोपेलिनोलॉजी क्या है? व्हाट इज मेलिसोपेलिनोलॉजी? तो ये प्रश्न खासकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये होता क्या है, मेलिसोपेलिनोलॉजी क्या होता है? दोस्तों, इसके द्वारा शहद में जो मौजूद पराग होता है, मौजूद पराग और बीजाणु होते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मेलिसोपेलिनोलॉजी के द्वारा शहद में मौजूद पराग और बीजाणु आदि का अध्ययन किया जाता है। ये मधुमक्खियों द्वारा 4 पौधों की प्रजातियां आदि प्रदान करती है। कौन करती है? मेलिसोपेलिनोलॉजी। ठीक है, तो इतना ही आपको आंसर इसमें लिखना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, राइट अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सैफे गनम। सैफे गनम के आर्थिक महत्व के बारे में लिखिए। ठीक है, तो अब आपको आर्थिक महत्व के बारे में बताना है। सैफे गनम जो है एक प्रकार का बायोफाइटा है। क्या दोस्तों? यह है ब्रायोफाइटा है। बायोफाइटा के अंतर सैफे गनम आता है। तो सैफे गनम में जल का अवशोषण बहुत अधिक होने के कारण दूसरे जीवित पौधों को लपेटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ये कार्य है किसका? सैफे गनम का। तो सैफे गनम जो है एक प्रकार का क्या है दोस्तों? बायोफाइटा है। और सैफे गनम में जल का क्या होता है? अवशोषण बहुत अधिक होने पर जिसका अवशोषण जब अधिक हो जाता है तो जो दूसरे जीवित पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? इसको लपेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, कुछ मौस जो होते हैं वो तालाब में उगते हैं, और ये जो मौस होते हैं इनकी मृत्यु हो जाने पर जल के नीचे क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं, और जल के नीचे एकत्रित होकर के ये मिट्टी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो ये दूसरा आर्थिक महत्व हो गया किसका? सैफे गनम का। और रही बात तीसरे की, तो तीसरा ये हो जाता है कि कुछ सैफे गनम ईंधन के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ सैफे गनम होते हैं जो वो ईंधन के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको आंसर लिखना है इसमें। अब आपको तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा गया है दोस्तों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैपवुड एंड हार्टवुड। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रस कास्ट एवं अंतः कास्ट में अंतर, डिफरेंस पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम समझते हैं कि सैपवुड क्या होता है और हार्टवुड क्या होता है, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये मूल रूप से लकड़ी एक कार्बनिक पदार्थ है। मूल रूप से ये दोनों एक प्रकार की लकड़ी हैं, ये प्रकार की क्या है? लकड़ी हैं, जो एक कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं, जो तने में रेशेदार झरझरा माध्यम जाइलम ऊतकों से बना होता है, जो पेड़ को क्या देता है? ये पेड़ को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि रस कास्ट क्या है और अंतः कास्ट क्या है। ठीक है, रस कास्ट क्या होता है, यानी सैपवुड क्या होता है। सैपवुड क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का एक पुराने तने के परिध भाग में पाया जाता है। पुराने तने के, जैसे कोई पेड़ है उसका तना जो हो जाता है पुराना हो जाता है, तो जो अगर सैपवुड देखा जाए कि सैपवुड ढूंढा जाए, सैपवुड कहाँ मिलेगा? तो सैपवुड आपको मिलेगा पुराने तने के परिध भाग में सैपवुड पाया जाता है। लेकिन वहीं बात करें हम हार्टवुड की, तो हार्टवुड एक पुराने तने के केंद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीचों बीच में, केंद्र में पाया जाता है। और सैपवुड जो होता है दोस्तों, यानी रस्ट कास्ट जो होता है, ये रंग में हल्का होता है, ये रंग में हल्का कलर का होता है। लेकिन अगर बात करें यहीं पर हार्टवुड की, तो ये रंग जो इनका रंग जो होता है वो क्या होता है? गहरा होता है। जैसे शीशम आप देखे हैं, शीशम का पेड़ आप देखेंगे, बीच में शीशम जो होती है वो बहुत ही लाल होती है। ठीक है, शीशम कलर एकदम से क्या होता है? काला, हल्का सा जो है ब्लैक कलर में हो जाता है। लेकिन अगर ऊपरी भाग में देखें या जो पतली भाग हैं, जैसे कि अगर हार्टवुड की बात ना देखें, ठीक है, जैसे परिधि के बीच में देखिए, पुराने तने के परिधि की बात करा जाए तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा उसका रंग जो रहेगा वो हल्का रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहीं पर सैपवुड, तो सैपवुड जो है ये रंग में हल्का और टिकाऊ नहीं होता, ये मजबूत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन
यहीं पर जो हार्डवुड होता है ये भारी और टिकाऊ होता है, जैसे शीशम की साल जिसे कहते हैं। जैसे शीशम किनारे किनारे से अगर निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, कच्ची लकड़ी होती है, लेकिन बीच में जो होता है दोस्तों, बीच में वो साल होती है जो बहुत पकी होती है, बहुत मजबूत और बहुत टिकाऊ होती है। ठीक है, तो उसी को जो साल होती है उसी को क्या कहते हैं, उसे हार्डवुड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई। चलिए, तो ये तीसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसलयन क्या है। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट करते रहेंगे। इट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म। दोस्तों, ये एक एंजियोस्पर्म के यौन प्रजनन में शामिल होता है। जो ट्रिपल फ्यूजन होता है ये एंजियोस्पर्म के यौन प्रजनन में शामिल होता है, यानी कि इट इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, मैंने आप लोग को बताया कि ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो कहाँ होता है, वो एक एंजियोस्पर्म के यौन प्रजनन में शामिल होता है। दूसरी बात, ट्रिपल फ्यूजन इज ए फ्यूजन दैट इन्वॉल्व ए स्पर्म न्यूक्लियस एंड टू न्यूक्लियाई which occurs the double fertilization in a seed bearing plant and result in the एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। दोस्तों, ट्रिपल फ्यूजन जो है ये एक प्रकार का संलयन है जिसमें एक शुक्राणु नाभिक में, इसके एक जो शुक्राणु होते हैं वो नाभिक में होते हैं और दो ध्रुवीय नाभिक में शामिल होते हैं। दो क्या होते हैं, ध्रुवीय नाभिक में शामिल होते हैं, जो एक बीजाणु असर वाले पौधों को दोहरे निषेचन में होता है। क्या होता है, ये दोहरे निषेचन द्वारा होता है और इस दोहरे निषेचन की प्रक्रिया में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, जब ट्रिपल फ्यूजन का फर्टिलाइजेशन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये त्रिलयन जो है, त्रिसलयन क्या है, त्रिसलयन जो है एक प्रकार का जो है क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है जो यौन प्रजनन में शामिल एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। और ट्रिपल फ्यूजन एक संलयन है जिसमें एक शुक्राणु नाभिक में होते हैं और दो ध्रुवीय नाभिक में शामिल होते हैं, जो कि बीजाणु असर वाले पौधे में दोहरे निषेचन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। और जब ये दोहरा निषेचन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तब हमें प्राप्त हो जाता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब अगला प्रश्न हम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, ई नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाइपेथोडियम पुष्पक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाइपेथोडियम इन्फ्लोरेंस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हाइपेथोडियम इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का सिमोस पुष्पक्रम है। क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का सिमोस पुष्पक्रम है जो मोरेसी परिवार के, ये जो होता है दोस्तों, ये मोरेसी परिवार के जनन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जीन में, माफ करिएगा, ये मोरेसी परिवार के जीन में पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो बरगद और पीपल, अंजीर, ये सब क्या हैं, ये सब आते हैं हाइपोथोडियम पुष्पक्रम के अंतर्गत। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हाइपोथोडियम के बारे में। तो इतनी बात समझ में आ गई कि हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं एक प्रकार का सिमोस पुष्पक्रम होता है जो मोरेसी परिवार के जीन में पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बरगद, पीपल, अंजीर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करेंगे। देखिए, खंड ए में 5 ही प्रश्न दिए गए थे, लेकिन ये पांचों प्रश्न अनिवार्य हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब इनकी चर्चा करते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप में कुल मिलाकर के
किसी किसी क्वेश्चन पेपर में 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी किसी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 प्रश्न हल करने होते हैं। यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का है और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो 225 शब्दों में लिखना है। हालांकि 200 शब्दों में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं और इनमें से केवल और केवल आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न देखते हैं पूछा क्या गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, परागण क्या है? परागण क्या है? परागण के प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज पॉलिनेशन? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इनके प्रकार कितने हैं वो भी आपको बताने हैं। तो ये प्रश्न खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है व्हाट इज स्टेले। क्या पूछा गया है? व्हाट इज स्टेले? डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटोस्टेल्स फाउंड इन द टेरिडोफाइटस। रंभ क्या है? व्हाट इज स्टेल? स्टेल में क्या होता है? स्टेले में क्या होता है? रंभ होता है। रंभ क्या होता है? टेरिडोफाइटा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोटोस्टील का वर्णन कीजिए। प्रोटोस्टील, तो सबसे पहले आपको रंभ तैयार करना है, ये हो सकता है आपके शॉर्ट आंसर में पूछ जाए। और दूसरा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की बात किया जाए तो टेरिडोफाइटा में पाए जाने जो विभिन्न प्रकार के प्रोटोस्टील होते हैं, तो प्रोटोस्टील यानी कि आपको 3 तैयार करना है। रंभ तैयार करना है, टेरिडोफाइटा तैयार करना है और प्रोटोस्टील। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मैं आंसर आप लोग को थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास नहीं करूँगा। टेलीग्राम पर मैं आपको जो है क्लास के बाद उपलब्ध करवा दूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टीम। डाइकॉट स्टीम क्या होती है और मोनोकॉट स्टीम क्या होती है? डाइकॉट स्टीम को कहते हैं द्विबीजपत्री और मोनोकॉट स्टीम को कहते हैं एक बीजपत्री। तो इसमें क्या करना है, ये दोनों एक प्रकार के क्या हैं? तने हैं। इनमें अंतर आपको स्पष्ट करना है, अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम डाइकॉट को समझते हैं। डाइकॉट क्या है और मोनोकॉट स्टीम क्या है? ठीक है, तो बात करें अगर मोनोकॉट की और डाइकॉट की, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं पहले ये समझ लीजिए। ये आमतौर पर फूल वाले पौधे या एंजियोस्पर्म को संदर्भित करते हैं। डाइकॉट और मोनोकॉट जो होते हैं ये आमतौर पर फूल वाले पौधे या एंजियोस्पर्म को संदर्भित करते हैं, जिसमें बीज में आमतौर पर केवल एक बीजपत्र होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोनोकॉट क्या होता है। मोनोकॉट के तने जो हैं शाखाओं के साथ एक गोलाकार आकार का तना होता है। मोनोकॉट का जो आकार होता है एक गोलाकार आकार होता है दोस्तों। इसके जो शाखाएं, इसके तने शाखाओं के साथ गोलाकार आकार के रूप में होती हैं। ये मुख्य रूप से कठोर होते हैं। जो मोनोकॉट स्टीम होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं और सुसंगठित आयताकार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सुसंगठित आयताकार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल प्याज, लहसुन, ये क्या हैं? एक प्रकार के मोनोकॉट स्टीम है। मोनोकॉट जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक बीजीय पत्री कहते हैं। एक बीजीय पत्री के अंतर्गत कौन कौन आता है? प्याज आता है, लहसुन आता है। ठीक है, इस प्रकार से। और आप लोग एग्जाम्पल बताइए कि मोनोकॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से स्टीम आती हैं। ठीक है, कौन कौन से पौधे जो होते हैं वो मोनोकॉट स्टीम के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं डाइकॉट की। तो डाइकॉट क्या है? डाइकॉट को कहते हैं द्विबीजपत्री। तो इसका तना आमतौर पर केंद्र में खोखला होता है। इसका तना जो होता है दोस्तों वो आमतौर पर केंद्र में खोखला होता है। एग्जाम्पल के लिए सूरजमुखी और कुकुरबिटा। एग्जाम्पल के लिए अगर डाइकॉट का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप सबसे सिंपल एग्जाम्पल बताएंगे सूरजमुखी और कुकुरबिटा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, आगे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया डी नंबर, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द वोलोस फ्रॉम द एंजियोस्पर्म। आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बताना है। एंजियोस्पर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो है सबसे इसके टाइप, एंजियोस्पर्म के टाइप क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण है इसके प्रकार। तो आप तैयार कर लीजिएगा एंजियोस्पर्म को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों,
रिक्सिया के जीवन चक्र का केवल चित्रों द्वारा वर्णन कीजिए। देखिए रिक्सिया के जीवन चक्र के बारे में मैंने आप लोग को जो मॉडल पेपर दिया था उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं दोस्तों, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस इस बार लॉन्ग दिया गया है, नया सिलेबस था तो उसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं। लगभग 40% क्वेश्चन ही जो है मेरे मॉडल पेपर से इस प्रश्न पत्र में आए हैं। लेकिन आप सबके एग्ज़ाम में कम्प्लीटली आएंगे, आपको नया मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड होने वाला है, तो वो आपके पूरे कारगर होगा, बहुत ही ज़्यादा, यानी रामबाण क्लास होने वाली है। एक ही मॉडल पेपर मैं आपको देने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन पेपर जो मैं अभी आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये प्रश्न पत्र तैयार कर लीजिए, और दूसरा जो नया मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है बॉटनी का वो तैयार कर लीजिए। बस आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने जूलॉजी का आप लोग को 35 क्वेश्चनों का एक क्लास दिया है, लॉन्ग और शॉर्ट को मिला करके, जिन्होंने वो क्लास तैयार कर लिया उनको अलग से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिक्सिया के जीवन चक्र के केवल चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो जीवन चक्र जो है लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिक्सिया के जीवन चक्र ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 100% मैं आपको श्योर कर सकता हूँ आपके एग्ज़ाम में आएगा, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो तो आप इसको तैयार करेंगे। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि बॉटनी और जूलॉजी की क्लास, बॉटनी और जूलॉजी की MCQ की क्लास संचालित होने वाली कल से आपको शाम 4 बजे MCQ की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म। मैंने आप लोग को बताया था जिम्नोस्पर्म आप तैयार कर लेंगे। जिम्नोस्पर्म ये इसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया था मॉडल पेपर में, तो ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि अनावृत्ति बीजी के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये मानकर चलिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएँ पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ अभी, इसका सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा। ड्राइव ए लेबलेट, ठीक है, लेबलेट डायग्राम फॉर एलएस ऑफ फ्लावर, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। कुल मिलाकर के अब सेक्शन बी के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है, सेक्शन सी के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इनमें 2 प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, तो उन प्रश्नों को आप खास कर तैयार करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 500 शब्दों में लिखना होता है दोस्तों। इसके लिए किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 20 नंबर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तैयार करना है, उसके बाद में शॉर्ट तैयार कर देना है, बस आपके वेरी शॉर्ट अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं दीर्घ उत्तरीय के। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है कुल मिलाकर के पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज फोसिल्स, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फोसिल्स। पूछा गया जीवाश्म क्या है, जीवाश्मों के प्रकार का वर्णन कीजिए। ये मैंने आप लोग को मॉडल पेपर में दिया था प्रश्न। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर में मैंने आप लोग को दे दिया था, और यही प्रश्न हूबहू पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, जीवाश्म क्या है। ठीक है, तो जीवाश्म क्या है और जीवाश्म के प्रकार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आप लोग के एग्जाम में बनेगा ये प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पूछा गया था हाउ फ्रूट आर फॉर्मेड, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट। फल कैसे बनते हैं और विभिन्न प्रकार के फलों का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, फल कैसे बनते हैं बताना है आपको। सबसे पहले फॉर्मेशन विधि बतानी है और विभिन्न प्रकार के फल जो हैं उनका वर्णन करना है, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सैला जिनेला विथ सूटेबल डायग्राम, यानी सैला जिनेला के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए।
ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप तैयार कर लेंगे। इसका सलूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूँ इन सभी प्रश्नों का, ठीक है। आपको अगला मॉडल साल पेपर दिया जाएगा जो मैंने आप लोग को बताया है। पूछा गया है मेरिस्टेम, व्हाट इज़ मेरिस्टेम, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द प्लांट। मेरिस्टेम क्या है, पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप सभी लोग इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लेंगे। इसका सलूशन दोस्तों आप सभी लोग का एक ही कमेंट रहता है कि सर आप सॉल्व क्यों नहीं कराते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न हैं, इनको सॉल्व कराना यहाँ पर संभव नहीं है, तो इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व करा दूंगा। या इसका जैसे कि मेरिस्टेम क्या होता है इसके बारे में एक क्लास ला दूं, तो इसको एक एक क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि इससे आपके देखिए मेरिस्टेम क्या है, पहले तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। मेरिस्टेम के विभिन्न प्रकार टाइप्स पूछे गए, पौधों में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम का उनका वर्णन, तो 3 पार्ट में इसका आंसर हो जाता है। ये खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाते रहते हैं, इसीलिए इसका सॉल्व जरूरी है और सॉल्व मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया आपके सम्मुख। आपको आज के इस प्रश्न पत्र में आपको ये देखने को मिला कि आपकी पढ़ाई अभी तक कहाँ पहुँची है, आपने कितना तैयार किया है। आपको ये पता चल गया कि क्या मैं अगर एग्ज़ाम देता तो कितना नंबर आ सकता था मेरा। जिनका एग्ज़ाम हो गया उनका तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस प्रश्न पत्र के माध्यम से प्रश्न की प्रकृति कि किस प्रकार के प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उसका पता चलता है। अगर आपको प्रश्न की प्रकृति पता चल जाए और किस यूनिट से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं ये पता चल जाए, तो आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का पर्पस, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में आप लोग ने अपना सहयोग दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग को ये हमारी क्लास अगर पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं इसका सलूशन कंप्लीट सलूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर आज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।